गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप समझ भी रहे होंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वह इसमें होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रिगार्डिंग। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे और उसी के रिगार्डिंग आज ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम सेक्शन 5, 7 और 8 कवर करेंगे। हम सभी जानते हैं यह एक्ट अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम यह भी जानते हैं कि सेक्शन 5 क्या बताता है, कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। वही सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज से रिगार्डिंग सेक्शन 7 है और सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। अब हम एक एक करके सेक्शन को जानेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 5 की, जो कि इसमें हमें कंडीशन बताता है हिंदू मैरिज की। यह हम सभी जानते भी हैं अच्छी तरह से कि हिंदू मैरिज को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट के रिगार्डिंग 5 कंडीशन बताई गई हैं और यह 5 कंडीशन जो है ना, वो कहाँ बताई हैं, सेक्शन 5 में बताई गई हैं। यह इस सेक्शन को याद करने का एक अच्छा तरीका है। 5 कंडीशन कहाँ पर हैं, सेक्शन 5 में बताई गई हैं। पहली कंडीशन मोनोगेमी, दूसरी सैनिटी, तीसरी एज ऑफ पार्टीज, फोर्थ बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड डिग्री, फिफ्थ बियॉन्ड सरपिंडर रिलेशनशिप। ये 5 कंडीशन है, लेकिन आपको पता है इससे पहले यहाँ पर एक 6th कंडीशन हुआ करती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शुरू से ही 5 कंडीशन होती थी, पहले 6 कंडीशन हुआ करती थी। आपको पता है इसमें जो 6th कंडीशन थी वो रिगार्डिंग करती थी गार्जियनशिप इन मैरिज। जो यहाँ पर 6 कंडीशन थी वो रिगार्ड करती थी गार्जियनशिप इस मैरिज से, लेकिन आगे जाकर इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और 1978 में इस कंडीशन को क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में आपके सामने केवल ये 5 कंडीशन है ओनली। अब एक बात और समझ के चलना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बता दें कि ये जो 5 कंडीशंस है ना, इन 5 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जब ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी 5, तब वो मैरिज एक वैलिड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगी। तो अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स अपने यहाँ पर कवर करे हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके कंडीशंस की। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 5 के रिगार्डिंग पहली कंडीशन की, जो ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल और बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊंगी। पहले एग्जाम्पल बताती हूँ। ए और बी 2 पार्टी हैं, चलिए ठीक है। ए हस्बैंड है, बी उसकी पत्नी है। यहाँ पर इनकी शादी वैलिड है, अभी तक इनकी शादी सबसिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस है इनकी मैरिज जो है, और इनकी ये पत्नी जो है वो जीवित हैं। अब यहाँ पर जो ए हैं वो ऐसे में सी से मैरिज करते हैं। ए क्या कर रहे हैं, सी से मैरिज करने की बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मैरिज यहाँ पर ए और सी के बीच में हो रही है, बिटवीन ए और सी के बीच में जो मैरिज हो रही है, क्या आप उसको वैलिड मैरिज कहेंगे? अब सबसे पहले एक काम करो, अपना बेयर एक्ट ओपन करो, हिंदू मैरिज एक्ट, और उस बेयर एक्ट में सेक्शन 5 में पहली कंडीशन को रीड करो। क्या है, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अब भाई साफ कंडीशन कह रही है कि जिस टाइम पर पार्टीज मैरिज कर रही हैं, एट क्या कह रही है कंडीशन पहली, उसे रीड करो ढंग से। एट द टाइम ऑफ मैरिज साफ कह रही है कि भैया जिस टाइम पर आप शादी कर रहे हैं ना,
उस टाइम पर आपका कोई और पति या पत्नी स्पाउस जीवित नहीं होना चाहिए। पर प्रेजेंट एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, प्रेजेंट एग्जाम्पल में ए जिस वक्त सी से मैरिज कर रहे हैं उस समय पहले से ही उनकी पत्नी बी जीवित है, उनकी यह मैरिज कंटिन्यूअस है, वैलिड है। तो ऐसे में भाई यहाँ ए और सी की यह मैरिज सेक्शन 5 की जो पहली कंडीशन है उसको कॉन्ट्रावेट कर गई है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज ये हो जाता है स्टूडेंट्स आपके सामने कि अगर कभी भी सेक्शन 5 की जो कंडीशन बताई गई हैं उनको वॉयलेट करा जाता है, उनको कॉन्ट्रावेट किया जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा फिर वो मैरिज एक वॉइड मैरिज मानी जाएगी। कहाँ पर है ये वाली बात, इसी एक्ट के सेक्शन 11 में बताई गई है। और आपको इसमें एक और प्रोविज़न याद रखना होगा, इसी एक्ट का सेक्शन 17 जो है वो साफ कहता है कि यहाँ पर जो ए था, हमने अभी एग्जाम्पल दिया था जब वो सी से मैरिज कर रहा है, जो ए है ना वो बाईगेमी के लिए भी पनिशेबल होगा, जो कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 494 और 495 के तहत पनिशेबल माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में, आज की क्लास में जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट कंडीशन हमने जानी थी, उस फर्स्ट कंडीशन के रिगार्डिंग हमने कितनी बातें जान ली। पहला यह जाना, नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। हमने यह भी जाना कि अगर कोई एक पार्टी इस पहली कंडीशन को ब्रीच कर देती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यह कहाँ पनिशेबल होगी। बहुत सारी बातें हमने अपने इस पहली कंडीशन के तहत कवर कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स आइए आप दूसरी कंडीशन पर। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने सेकंड कंडीशन आ चुकी है। सेकंड कंडीशन यह कहती है, अब सबसे पहले एक बार जो बेयर एक्ट है उसमें जो कंडीशन है सेकंड, उसको रीड करिए। एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या कह रही है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, सबसे मेन एसेंशियल इस वाले पॉइंट का। एट द टाइम ऑफ मैरिज neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, unsoundness of mind, or through capable of giving a valid consent has been suffering from mental disorder or to such extent as to be unfit for marriage, has been subject to the recurrent attack of insanity, अब ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, अब इन्हें समझ लो मैं क्या समझाना चाहती हूँ। भाई बहुत सिंपल है, जिस टाइम पर मैरिज हो रही है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिस टाइम पर मैरिज हो रही है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे मैरिज होने के बाद, नहीं, हम बात कर रहे हैं मैरिज होने के टाइम पर ही जो पार्टीज हैं उनको साउंड माइंड होना चाहिए। इसका मतलब उन्हें अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उन्हें मैरिज के लिए अनफिट नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी तरह का अटैक ऑफ इंसैनिटी नहीं आना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हाँ वो मैरिज के लिए साउंड माइंड हैं, साउंड हैं, तभी उन्हें ये माना जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और एराइज हो जाता है स्टूडेंट्स, वो ये एराइज हो जाता है कि क्या होगा अगर कोई पार्टी मैरिज के टाइम पर, देखिए सबसे ज़रूरी एसेंशियल इसका यही है
एट टाइम ऑफ मैरिज। क्या होगा अगर कोई पार्टी मैरिज के टाइम पर अनसाउंड माइंड है या उसको इंसैनिटी के अटैक आते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अब आप मुझे बताइए। इसका रिजल्ट यह होगा फिर वह मैरिज यहाँ पर वॉइडेबल मानी जाएगी। और ये वाली बात कहाँ बताई गई है? इसी एक्ट के सेक्शन 12 में इस बात को बताया गया है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी होगा एट टाइम ऑफ मैरिज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस टाइम पर मैरिज हो रही थी पार्टी साउंड माइंड थी, आगे जाकर वो अनसाउंड माइंड हो गई, मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग कर गई, आगे जाकर ऐसा हुआ नहीं, तब वो मैरिज की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आपको पहले यह बताना पड़ेगा कि ऐसा एट द टाइम ऑफ मैरिज होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन की, जो क्या कह रही है? पार्टीज की एज के बारे में कह रही है। सबसे पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड करेंगे। द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ब्राइड ग्रूम क्या दे रखा है? ब्राइड ग्रूम 21 ईयर्स। ओके। एंड ब्राइड द एज ऑफ, एंड ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड। कंप्लीट कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इस वाले पॉइंट को समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। हमारे यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो तीसरी कंडीशन है उसमें साफ कहा गया है कि जो ब्राइड ग्रूम है मैरिज के टाइम पर उसकी जो एज है वो 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए और जो ब्राइड है उसकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कवर करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। एक्ट है एक चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि जिस समय यह हिंदू मैरिज एक्ट आया था उसके ओरिजिन के टाइम पर ब्राइड ग्रूम जो थे ना उसकी एज बताई गई थी 18 ईयर्स और ब्राइड की एज बताई गई थी उसमें 15 ईयर्स। लेकिन आगे जाकर यह चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया है और इसी के तहत यहाँ पर कहा गया है कि जो वधू है, जो ब्राइड है, उसकी एज 18 ईयर्स और जो ब्राइड ग्रूम होगा उसकी एज 21 ईयर्स होगी। और इसी बात को यहाँ पर अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी फॉलो किया गया है। चलिए अब आपको हम इसमें एक पॉइंट और कवर करवा देते हैं। आप इसमें स्टूडेंट्स यह जानते होंगे डाइवोर्स है और डाइवोर्स में वाइफ को एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए हैं। डाइवोर्स में वाइफ को कुछ एडिशनल ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके तहत वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती हैं, तलाक ले सकती हैं और इन आधारों पर केवल पत्नी को ही राइट है। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 है। अब आप एक काम करिए, अब आप अपने बेयर एक्ट में जाकर सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 का 4th क्लॉज जो है उसे रीड करिए। देखिए आपको मिल गया, उसमें देखिए क्या लिख रखा है उसमें। दैट मैरिज whether consumed or not was solemnized before she attained the age of 15 years। इसमें आपको एक पॉइंट यह बताया गया है स्टूडेंट्स, हम एज की ही बात कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग, इसलिए हम आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पर कवर करवा रहे हैं। हम एज की बात कर रहे हैं, हम जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं कि ब्राइड ग्रूम की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और ब्राइड की 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। उसी के बेस पर हम आपको एक एडिशनल पॉइंट और बता दे रहे हैं इसी में कि अगर कोई भी ब्राइड, कोई महिला, कोई वधू जिसकी शादी बिफोर 15 ईयर्स हो गई है, बिफोर 15 ईयर्स हो गई है और अब वह अपनी मैरिज को रेप्यूडिएट करवा रही है आफ्टर 15 ईयर्स बट बिफोर 18 ईयर्स, अभी वो 18 की नहीं हुई है, उससे पहले उसे रेप्यूडिएट करवा रही है,
अब बेयर एक्ट में देख लो, पहले इसे रीड करो तब ये पॉइंट और क्लियर होगा। That her marriage whether consumed or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, was solemnized before she attained age of 15 years, उसकी मैरिज जो थी कब हो गई थी, 15 साल से पहले हो गई थी। She has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years, यही वाली बात हमने बताई है। और ये वाला जो क्लॉज है ना, कौन सा क्लॉज, ये वाला जो क्लॉज है ये कब आया था ये भी समझ लो, ये मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 के रिगार्डिंग यहाँ पर आया है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने आपको यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। अब इसके साथ में ही आपसे हम एक और पॉइंट कवर करवाते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने पहले भी शुरू में कहा था, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं आपको ये बताती चल रही हूँ कि अगर फर्स्ट कंडीशन है या सेकंड कंडीशन है उसको कॉन्ट्रावेट कर दिया जाएगा तो क्या रिजल्ट होता है। ठीक वैसे ही अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि जो तीसरी कंडीशन है एज के रिगार्डिंग, उसको कॉन्ट्रावेट कर दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए आपको सेक्शन 18 का क्लॉज ए देखना होगा। अब हम सबसे पहले इसमें सेक्शन 18 पे जाएंगे। सेक्शन 18 का क्लॉज ए आप पहले उसे रीड करिए, जिसमें क्या कह रखा है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाई इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5, अगर कोई व्यक्ति जो क्लॉज 3 है सेक्शन 5 का उसे कॉन्ट्रावेट करता है तो कितनी पनिश की जाएगी उसे, इसके रिगार्डिंग उसे कठोर कारावास दिया जाएगा जो कि 2 साल तक हो सकता होगा, या फिर फाइन लगाया जाएगा जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता होगा, या फिर दोनों। तो इसमें आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बहुत क्लियर कहता है कि ऐसे लोगों के बीच में मैरिज प्रोहिबिटेड होती है जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। और प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या है इसको डिफाइन किया गया है, हम ये पहले भी बता चुके हैं। सेक्शन 3 के सबसेक्शन जी में इसको डिफाइन किया गया है। आपको इसमें यह भी याद रखना होगा कि अगर कोई भी फोर्थ कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसी मैरिज वॉइड मानी जाएगी। सेक्शन 11 के रिगार्डिंग बताया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। हमने जनरल स्पीकिंग बात करी है कि ऐसी मैरिज जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो जाती है वह वॉइड है, पर अगर दोनों पार्टीज़ के कस्टम इसको फॉलो करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं ऐसी मैरिज को, तब ऐसी मैरिज वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज ऐसी मैरिज वॉइड मानी जाती है। अभी हम बात करेंगे वही जनरल स्पीकिंग के बेस पर कि अगर ऐसी कोई मैरिज हो जाती है जो कि सेक्शन 5 की जो फोर्थ कंडीशन है उसे कॉन्ट्रावेट करती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वह वॉइड होगी। इसी के साथ वहाँ पर पनिश किया जाएगा सेक्शन 18 के क्लॉज बी के तहत। अब आप बेयर एक्ट में इसको पढ़ें, रीड करें। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाई इन क्लॉज 4th और क्लॉज 5th ऑफ सेक्शन 5 विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कितना पनिश किया जाएगा ऐसा होने पर, सादा कारावास दिया जाएगा जो कि 1 महीने तक का हो सकता होगा, या फिर जुर्माना होगा जो कि 1000 रुपये तक का है, या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। अब वहीं पर जो इसकी 5th कंडीशन है वो साफ कहती है कि भाई मैरिज सर्पेंट रिलेशनशिप वालों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसी मैरिज सेक्शन 11 के रिगार्डिंग वॉइड मानी जाएगी और इसी के साथ में ऐसा करने वाले को पनिश किया जाएगा सेक्शन 18 के क्लॉज बी के तहत। कितना पनिश किया जाएगा, सादा कारावास जो 1 महीने तक का होगा, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का होगा, या दोनों से पनिश किया जा सकेगा।
लेकिन अब इसमें अभी एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में रीड किया था, लेकिन इसके भी अपने एक्सेप्शन है। जनरल स्पीकिंग तो ऐसी मैरिज वॉइड होती है, लेकिन अगर दोनों पार्टीज के कस्टम उसे अलाउ कर देते हैं तो फिर ऐसी मैरिज को वैलिड कर दिया जाता है, पर जनरल स्पीकिंग ऐसी मैरिज वॉइड ही मानी जाती है। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन 7 की, जो कि बताता है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, जो कि हिंदू मैरिज के सेरेमनीज के बारे में हमें बताता है। एक बार आप बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको रीड करिए। A Hindu marriage may be solemnized in according with the customary rites and ceremonies of either party. हिंदू मैरिज एक्ट में बहुत क्लियर कह दिया गया है कि जो मैरिज है हिंदू जो मैरिज हो रही है उसमें जो पार्टीज हैं वो अपने हिसाब से जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनके सेरेमनीज हैं, वो उसको फुलफिल करके अपनी मैरिज को सॉlemnized कर सकती हैं। और अगर उनकी जो मैरिज है उसमें ऐसी सेरेमनीज है जो कि सप्तपदी को रखती है, इस मीन्स पवित्र अग्नि के समझ 7 फेरे लेना, तो ऐसी मैरिज तब कंप्लीट होती है जब वहाँ पर 7वां फेरा कंप्लीट हो जाता है, तब वो मैरिज वहाँ पर कंप्लीट मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 के, जो कि रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। और इसके रिगार्डिंग जो इसके नियम हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि किसी स्टेट में इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा तो वहाँ पर इसे कंपलसरी भी कर दिया जा सकता है, पर वहाँ पर अगर इसको कॉन्ट्रावेट किया जाएगा तो 25 रुपये वहाँ पर जुर्माना माना जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं भी करवाया जाता है तो ये मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं एराइज करता है। बस हमें इतना ही इसमें याद रखने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज आपकी यहाँ पर क्लास और ये लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है।